हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो स्वागत है आप सभी का हैप्पी वैली एकेडमी के ऊपर। और आज फाइनली वो डे आ चुका है जहां हम आंसर राइटिंग, मैं लगातार पिछले काफ़ी दिनों से आपको बता रहा हूं कि ये एक ऐसा पार्ट है आपकी तैयारी का। अगर यहां आपने बहुत अच्छे से कमांड कर ली तो आप अपने सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से बताइए। आप सभी कैसे हैं, एक बार बताना बच्चा। ओके, वॉइस वगैरह सब आ रही है अच्छे से। मैं बहुत अच्छा हूं बच्चों। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, शुरू करते हैं फिर। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। तो ऐसी कुछ यूपीएससी की कॉपी होती है, एक प्रश्न लिखा रहेगा, उसके नीचे आपको आंसर देने हैं। तो बहुत सारी बातचीत हम करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं आप सभी लोगों को आंसर राइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, और साथ के साथ आपको एक काम और करना है बच्चा। आने वाली जो आज की क्लास, कल की क्लास और परसों की क्लास, 3 दिन में काफी सारी चीजें आपको लिखवाऊंगा और समझाऊंगा। मतलब आंसर लिखने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें सीखनी जरूरी है। तो आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना। अभी जो आज जो मैं बताने जा रहा हूं, कल जो बताऊंगा, जो परसों बताऊंगा, प्रॉपर उसका एक नोट्स मेकिंग करेंगे। फिर चौथे दिन जब हम कुछ आंसर्स लिखने शुरू करेंगे, तब वो सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। और मैं बोलूंगा देखो, मैंने आपको फर्स्ट डे की क्लास में ये नियम बताया था और हम ऐसा नहीं करेंगे। आपने अगर ऐसा किया तो गलत किया है। ठीक है, तैयार हो इस चीज के लिए आप सभी। तो चलो थोड़ा आगे चलते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न। 3 लेवल होते हैं, हम सभी जानते हैं। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, ओके, जिसमें सी सेट और जनरल स्टडीज का पेपर होता है। यहां अगर आप, ये क्वालिफाइंग होता है, ये पेपर में अगर आपने जो यूपीएससी का कट ऑफ है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर आप उतने नंबर लेके आ जाते हो, तब आप यहां से दूसरे स्टेप, जिसको हम सेकंड स्टेप बोलते हैं, मुख्य परीक्षा का, है ना। सेकंड स्टेप है ये हमारा मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के अंदर हमारे कुछ विषय है। 9 हमारे पेपर होंगे, 9 में से 2 पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग जैसे इधर सी सेट क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग है ना, का मतलब इसको पास करना पड़ेगा तभी आप आगे जा पाओगे। सेम यहां भी 9 पेपर है। एक ऐसे का पेपर है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। एक कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आपका, जो भी हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, उसके 2 पेपर होंगे। और फिर 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज के पेपर है, एक इंग्लिश और एक होता है इंडियन लैंग्वेज का। ये 300-300 नंबर के होते हैं। इन्हें सिर्फ क्वालिफाई करना है, 25% मार्क्स लेके आना है। इन सब के मार्क्स जुड़ते हैं, है ना। 1250 नंबर तो ये हो गए बच्चा, और 500 नंबर ये हो गए। तो कुल मिला के हमारे 1750 नंबर की मुख्य परीक्षा होती है। इसमें से हमारे जो भी आएंगे वो नंबर आएंगे। जो यहां पास कर जाएगा वो थर्ड स्टेप है, जो आपका थर्ड स्टेप है पर्सनैलिटी टेस्ट, आपका इंटरव्यू, वो होगा यहां पे। ठीक है, इंटरव्यू थोड़ा डाइसी होता है। आने वाले के 275 में से हो सकता है 210 भी आ जाए, और हो सकता है 275 में से 120 भी आए, 130 भी आए। तो काफी यहां पे वेरिएशन हो जाता है। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है बच्चा, इधर हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर इंटरव्यू में हमारे नंबर कम भी आ जाए, तब भी हमारे पास इतना कुशन है। कुशन मतलब तब भी हमारे पास इतने मार्क्स हमने मुख्य परीक्षा में अचीव कर लिए हैं कि इंटरव्यू में अगर 40-50 नंबर ऊपर नीचे भी हो रहे हैं, तब भी हमारी कैडर पे, हमारे रैंक पे कोई ज्यादा बड़ा फर्क ना पड़ेगा। तो आपने हर साल ऐसे बहुत सारे टॉपर्स देखे होंगे। इनफैक्ट ऑल इंडिया रैंक 1 वाले भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कई बार उनके इंटरव्यू में 150 ही नंबर है, लेकिन मुख्य परीक्षा में उन्होंने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था कि वो फाइनली ऑल इंडिया रैंक 1 पे आ गए, 2 पे आ गए। तो सब कुछ यही है ना। यहां हमें बहुत अच्छा करना है। क्लियर है इतना सब कुछ? बोलिए, जल्दी से बताओ, कोई डाउट यहां तक किसी को, कोई भी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आ जाओ बच्चा। तो ये बात हो गई यहां पे
इसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्वालिफाइंग पेपर तो हम हटा देते हैं, क्वालिफाइंग तो क्वालिफाइंग है, एक इंग्लिश का और एक भाषा है, इंडियन लैंग्वेज। ये जो पेपर है हमारे, ये सारी लड़ाई इसी की है। निबंध हमारा 250 नंबर का, ओके, और जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, ये 4, और ये आपके ऑप्शनल का सब्जेक्ट है। जो हमारा ये आंसर राइटिंग वाला बैच है, इसमें हम क्या कवर कर रहे हैं? इस आंसर राइटिंग वाले बैच में हम ये जीएस पेपर 1 प्रश्न, ये है ना, जीएस पेपर 1 सामान्य अध्ययन, जिसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, ये वाले इस पे आंसर राइटिंग करेंगे। सामान्य अध्ययन पेपर 2 शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इस पे हम आंसर राइटिंग करने वाले हैं। जीएस पेपर 3 है आपका प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, ये सारे विषय शामिल रहेंगे। और 4th पेपर है हमारा नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति। इन चारों पेपर को हमने आंसर राइटिंग वाले इस कोर्स में शामिल किया है। यानी कि ये 4 जो पेपर है 250 नंबर के, इन पे हम काम करेंगे। ओके, अब आप बोलोगे सर जी ऑप्शनल का क्या करना है? देखो, ऑप्शनल सबके अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर आश्वासन देता हूं और इतना विश्वास दिलाता हूं, और मैं आपको इतना यकीनन कह सकता हूं, अगर आपने यहां बहुत अच्छा कर लिया, टेक्निक सेम रहेगी बच्चा, उसको आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, ऑप्शनल की डिमांड के अकॉर्डिंग। ऐसे राइटिंग थोड़ा डिफरेंट है, ऐसे राइटिंग थोड़ा अलग होता है, तो ऐसे राइटिंग में हमारी सेम अप्रोच काम नहीं करेगी, लेकिन कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल्स है, जो रूल्स है आंसर राइटिंग के, वो हम ऐसे राइटिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे राइटिंग बिल्कुल ही अलग है। तो ऐसे राइटिंग, तो जो ऑलरेडी हमारे फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, नेक्स्ट मंथ ऐसे राइटिंग आपके उसमें शुरू हो जाएगा। जैसे ही मेरा एथिक्स कंप्लीट होगा तब हम ऐसे शुरू करेंगे, और वहां पे हम ऐसे को कैसे टैकल करना है, फिलोसफिकल ऐसे जैसे इन दिनों पूछे जा रहे हैं, उनको कैसे टैकल करेंगे, वो बात हम उधर कर लेंगे, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां तक किसी भी तरह की कोई समस्या आपको? तो ये 4 पेपर रहेंगे। अब इन चारों पेपर को हम कवर कैसे करने वाले हैं, मैं आपको ये बता देता हूं। ऑलमोस्ट जितने साल 2013 से लेके 2023 तक के जितने भी यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं, यूपीएससी पीवाईक्यूज प्लस कुछ हमारे मॉक क्वेश्चंस रहेंगे। मॉक क्वेश्चन मतलब जो हमारे द्वारा बनाए गए या आपको कहीं से मिल गए, हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यूपीएससी पीवाईक्यूज प्लस मॉक क्वेश्चंस। मॉक मतलब हम ही हैप्पी वैली एकेडमी ही उन क्वेश्चंस को बनाएगी, मैं मेरे सब्जेक्ट के बना दूंगा कुछ क्वेश्चंस, चंचल सर अपने सब्जेक्ट के बनाएंगे। तो ये वाला हम क्या करेंगे, यूपीएससी के पिछले 10 साल के सारे हमारे जो क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट सबको हम डिस्कस करेंगे। उसके डबल बेनिफिट होंगे। यूपीएससी पीवाईक्यूज को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है बच्चा कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीएससी का माइंडसेट कैसा है। वो यूपीएससी के पीवाईक्यूज को पढ़ने के बाद ही और उन्हें समझने के बाद ही हम यूपीएससी के अप्रोच को, कि वो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, सपोज करो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हमारी पढ़ी हुई ज्योग्राफी और यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, उसके बीच में कितना गैप है, हमें कितना और वैल्यू एडिशन करना है, हमें अपने आप को और कितना बेहतर तरीके से तैयार करना है, उसका रास्ता सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं पीवाईक्यूज। ये बात समझ में आई आप सभी लोगों को? ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जैसे यूपीएससी का पीवाईक्यू हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट के, एथिक्स के, ये सब मैं ही कराने वाला हूं, ज्योग्राफी के हो गए, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के हो गए, तो उन क्वेश्चंस की एक्चुअल डिमांड क्या है, उसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाना चाहिए, उसके मेन बॉडी में क्या लिखा जाना चाहिए, और क्या क्या पॉइंट्स हमें डालने हैं, और उसका कंक्लूजन हमें कैसे लिखना है, ये सब बताया जाएगा आपको। हम प्रॉपर उस पर डिस्कस करेंगे, आपको सारी चीजें बताएंगे, फिर आपको वो एज ए होमवर्क दे दिया जाएगा। सपोज करो एक दिन में मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, 5 क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन पूरा कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, आपको वो सारा कंटेंट बताया जाएगा, सारा समझाया जाएगा। आपका होमवर्क सिर्फ इतना ही रहेगा कि उस क्वेश्चन को आप फिर रात को जब भी आपका टाइम लगे, उन 5 क्वेश्चंस को लिखने के लिए एक टाइम निकालना, 1 घंटे के आसपास निकालना,
शुरुआत में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे 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 हमारा टाइम रिड्यूस हो जाएगा और अल्टीमेटली हम उस टाइम लिमिट में अपने आंसर्स लिखेंगे जितना एग्जाम हॉल में यूपीएससी के अंदर हमारा, मतलब उस एग्जाम के अंदर हमारे पास टाइम होता है। यहां तक कोई डाउट किसी को? स्टेप बाय स्टेप आपके कोई भी डाउट होंगे, फर्स्ट सेशन है, मैं आपके सारे डाउट्स लूंगा। कोर्स को लेके कहां कहां आपको दिक्कत है वो सारी बातचीत मैं आपसे करूंगा, ठीक है? ओके, चले, यहां तक कोई समस्या बताओ, किसी भी तरह की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं अब यहां से। अब सबसे पहले सीखेंगे कि आंसर राइटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चा देखो, इतना तो समझ में आ गया, हमें 1750 नंबर है मुख्य परीक्षा के अंदर, जिसमें से हमें फाइनली अगर हमने कट ऑफ को क्वालिफाई कर दिया तो तब हम इंटरव्यू में जाएंगे। प्रीलिम्स सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, हमने प्रीलिम्स का ज़्यादा बड़ा हवा हल्ला बना रखा है। तो क्या हो रहा है, तो प्रीलिम्स क्योंकि एक बार दो बार प्रीलिम्स पास नहीं हो रहा, तो हमें लगता है यार मेंस का करेंगे ही क्या, प्रीलिम्स तो हमारा पास हो ही नहीं रहा। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं, ऐसे आपको हर साल हजारों बच्चे मिल जाएंगे कि जिनका प्रीलिम्स पास हो रहा है लेकिन कभी इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो ना, मुख्य परीक्षा में 13,000 बच्चे अपियर हुए इस साल भी, पिछले साल भी, हर साल कुछ ना कुछ बच्चे अपियर हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको, इसको समझिए बच्चा, एक बार इसको समझिए भाई। हर साल सपोज करो इस साल 13,000 बच्चे मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, इतने बच्चे मेंस में जा रहे हैं, लेकिन फाइनली इनमें से इंटरव्यू में कितने जाएंगे? तकरीबन 3,000 बच्चे, 3,000 से भी कम ही रहेंगे, मैक्सिमम 3,000 बच्चे इंटरव्यू में जाएंगे। इसका मतलब आप ये देखो कि तकरीबन हर साल इन दोनों के बीच का मोटा मोटा गैप भी देखूं, हर साल 10,000 बच्चे ऐसे हैं। ये 10,000 बच्चे क्या है, ये मुख्य परीक्षा तो लिख रहे हैं, मुख्य परीक्षा तो लिख रहे हैं, उसमें तो पास हो रहे हैं, लेकिन इनकी इंटरव्यू कॉल नहीं हो पा रही। तो आप समझो प्रीलिम्स के बाद की भी एक और दुनिया है, एक और लड़ाई है, और उस लड़ाई में भी हजारों की संख्या में बच्चे फेल हो रहे हैं। तो यानी कि मुख्य परीक्षा इतना आसान टास्क नहीं है। पहली बात तो गोले नहीं भरने, क्योंकि प्रीलिम्स में तो क्या करना है, एमसीक्यू सर्कल करने हैं आपको, ए बी सी या डी। इधर हमें लिखना है, और लिखना कैसा है, औरों से बेहतर लिखना है, औरों से ज्यादा इंफॉर्मेटिव लिखना है, औरों से ज्यादा सुंदर दिखे ऐसा लिखना है, औरों से ज्यादा वैल्यू एडिड मटेरियल मिले हमारे आंसर में, तभी हम इन 3,000 की दौड़ में जाएंगे। और इन 3,000 में से भी बच्चा फाइनली कितने सिलेक्ट होने हैं, 900 में या 1,000 इतने ही सिलेक्ट होंगे जितनी वैकेंसी होगी। यानी कि यहां से भी 2,000 बच्चे वापस चले जाएंगे जो इनकी भीड़ में शामिल हो जाएंगे। यानी कि 12,000 के आसपास बच्चे क्या होंगे, फिर से अगले साल के प्रीलिम्स में जाके शामिल होने वाले हैं। तो समझ गए सिग्निफिकेंस ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग का सिग्निफिकेंस ये है कि जो आपकी ड्रीम जॉब है, जो भी आप लेना चाहते हो, वो जॉब आपको तभी मिलेगी जब आप एक बेहतरीन शानदार आंसर लिखने की पोजीशन में होंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई? आप समझो। अब आंसर राइटिंग को लेके हमारी कुछ भ्रांतियां क्या है, आंसर राइटिंग को लेके भ्रांतियां देखो बच्चा, ये समझने की कोशिश करते हैं। आंसर राइटिंग में क्या क्या हमारे मिसकंसेप्शन है ना, कुछ भ्रांतियां क्या है आंसर राइटिंग को लेके, हमारे कुछ मिथ है या हमारी कुछ भ्रांतियां है जो हम सोच रहे हैं कि सही है, लेकिन वो सही नहीं है। पहला, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो हमें आंसर्स लिखने आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, गुड आंसर राइटिंग हो जाएगी। देखो ये बिल्कुल एक डिफरेंट सी चीज है, मैं इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता हूं। कारण क्यों? टेस्ट सीरीज क्या है, किसी भी संस्थान की टेस्ट सीरीज में जाओगे, 3 घंटे का टाइम है, उसके आप रूम में बैठोगे एग्जाम हॉल में, या उसी के कोचिंग सेंटर का कोई टेस्ट रूम होगा, क्लासरूम होगा, या अपने घर पे बैठ के दे रहे हो, सपोज करो आप ऑनलाइन हो, आपने वही 3 घंटे का टाइम, ठीक है, वही जीएस के 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन भी 10 क्वेश्चन हमारे 150 वर्ड्स के हैं, 10 क्वेश्चन 250 शब्दों के हैं। तो उस क्लासरूम के अंदर सिर्फ आप लिख रहे हो,
सिर्फ लिख रहे हो। आप उसमें से 20 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 15 करे, 16 करे, 17 करे, लेकिन वो 20 में से जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, फॉर एग्जाम्पल आपने इन 20 में से 10 क्वेश्चन ही टेस्ट सीरीज में, 20 में से चलो 10 कम बोल रहा हूं, 15 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, लेकिन जो क्वेश्चन आपने ये अटेम्प्ट किए, क्या आप जानते थे कि इन क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाना चाहिए? क्या आपको किसी ने सिखाया है कि ये जो 15 क्वेश्चंस लिखे हैं हमने, इन 15 क्वेश्चंस को लिखना कैसे था? इसके इंट्रोडक्शन कैसे लिखे जाने चाहिए थे? इंट्रोडक्शन, पॉलिटी वाले टॉपिक के इंट्रोडक्शंस कैसे लिखने चाहिए? सोसाइटी का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखे? इकोनॉमी का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना था हमें? या हमें मेन बॉडी को कैसे टैकल करना था? कंक्लूजन को कैसे यूनिक बनाना था? एथिक्स वाले क्वेश्चन जो हमारा पेपर है, उसके क्वेश्चंस के यूनिक हम कंक्लूजन्स कैसे लिखेंगे? हमें ज्योग्राफी के अगर कंक्लूजन लिखने हैं तो कैसे लिखें? पॉलिटिकल सिस्टम के अगर हमें कंक्लूजन लिखने थे तो क्या हमें किसी ने सिखाया है कि वो कंक्लूजन्स को, उन इंट्रोडक्शंस को या क्वेश्चन की मेन डिमांड को कैसे पूरा करना था? कहां बुलेट पॉइंट लगाने थे, कहां अंडरलाइन करना था, कहां डायग्राम बनाना था? और डायग्राम बनाने भी तो कहीं भी सन डायग्राम किधर बनाना है, पिरामिड वाला डायग्राम हमें किधर बनाना है, समझ गए? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं। तो टेस्ट सीरीज क्या कर रही है, हमें जितना आता है जाके हमने लिख दिया। और टेस्ट सीरीज का फीडबैक, बच्चा मैं भी मुख्य परीक्षा जब लिखता था, हमने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, फीडबैक में हमें सिर्फ इतना ही मिलता है, इंट्रोडक्शन बेहतर है, थोड़ा और बेहतर कर लिया जाता, मेन बॉडी के अंदर प्रश्न की मुख्य डिमांड को पूरा नहीं किया गया, कुछ सामाजिक आर्थिक पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए था, कंक्लूजन औसत है, थोड़ा और इसको फ्यूचरिस्टिक बनाने की कोशिश करें। ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है, उधर से पता चल गया, लेकिन मैं अपने इंट्रोडक्शन को यूनिक कैसे बनाता, है ना? उसके अंदर पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल डायमेंशंस या इकोनॉमिक डायमेंशंस मुझे कैसे ऐड करने थे, मैं अपने कंक्लूजन को यूनिक और फ्यूचर ओरिएंटेड कैसे बनाऊं, कोई सिखाए तो मुझे। तो यहां टेस्ट सीरीज इन सारे विषयों पे क्या है बच्चा, क्वेश्चन मार्क है। टेस्ट सीरीज सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस है। लेकिन प्रैक्टिस अगर आपको पता ही नहीं है कि प्रैक्टिस की कैसे जाती है, अगर आपको पता ही नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिस के मैदान पे उतर रहे हो तो आपके पास कौन कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए थी, तो ये सारा काम कौन पूरा करता है बच्चा, ये आंसर राइटिंग पूरी करती है। यानी कि आंसर राइटिंग अगर आपको कोई सिखा दे, आंसर राइटिंग प्लस आंसर राइटिंग के बाद आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे, तब आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव है। ये वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। हम क्या, हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, देखो हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, समझो, कुछ बेसिक चीजें हमें समझनी होगी। हमारा आइडियल कॉम्बिनेशन ये है जो मैंने अभी आपको बताया है लिख के, दिस इज आइडियल, मतलब एक्चुअली हमें ऐसा करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। हम कैसा करते हैं, अब देखो हम कैसा करते हैं, हमने क्या किया, सिलेबस कंप्लीट प्लस टेस्ट सीरीज, हमारा मॉडल है ये। तो यहां बच्चा एक गैप है, एक गैप है, इस गैप को आंसर राइटिंग ही भरेगा। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो, बोलो आ रही है बात समझ में? सेकंड आंसर राइटिंग को लेके हमारा जो सेकंड भ्रांति, ये तो भ्रांति नंबर 1 मैंने आपको बता दी। सेकंड जो हमारे पास भ्रांति है, समझना इसको, सेकंड हमें क्या लगता है, अरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं तो बहुत अच्छे आंसर्स लिख लूंगा, दिमाग में सब कुछ चलता रहता है, मेरे पास बहुत कंटेंट है, जीएस पेपर 1 2 3 4 सब मैंने तैयार कर लिया, और बस मैं तो एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, एक बार मुख्य परीक्षा की कॉल तो आए, प्रीलिम्स क्वालिफाई आए, लिख देंगे हम जाके। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जो हमें लग रहा है ना बच्चा कि मेरे पास बहुत कंटेंट है, वो सिर्फ इमेजिनरी है। जब आप लिखने शुरू करोगे, जब आप लिखना शुरू करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा यार मेरे पास तो बहुत सारे थॉट्स है, मैं इनको मैनेज कैसे करूं। और क्वेश्चन लिखने के बाद आपको लगेगा यार मैंने तो सही लिखा ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मेरे छूट ही गए, यार वो वाली चीजें तो मैं लिख ही नहीं पाया। मींस जो हम सोच रहे हैं और जो हम लिख रहे हैं, मतलब सेकंड भ्रांति क्या है, जो हमारा मेंटल एनालिसिस है,
जो मेंटल एनालिसिस है और जो हमारा व्यवहारिक पक्ष है, मतलब जब आप उसको प्रैक्टिकल उसमें निकालते हो, प्रैक्टिकली जब आप उसको इंप्लीमेंट करते हो, तो हमारे बीच में एक क्या रह जाता है, एक गैप है। मतलब गैप कैसा, कंटेंट इज ग्रेटर देन डिमांड। मतलब डिमांड क्या है, 150 शब्द में लिखना है, 250 शब्द में लिखना है, लेकिन उन्हीं विषयों पे हमारे पास 1000 ऑफ वर्ड्स का कंटेंट है। वी डोंट नो कि उसको कैसे हमें इनपुट करना है। ये एक बड़ा चैलेंज है। और ये अचानक आप ये सोचोगे कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, मुख्य परीक्षा की कॉल आ जाएगी, हम तैयारी करेंगे और इस गैप को भर देंगे। नहीं, ये सब का सब बच्चा प्रैक्टिस से ही होगा। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे। और आप में से अगर किसी ने लिखने की कोशिश भी की होगी, तब आपके सामने दो बड़ी समस्या आई होगी, है ना। अगर आप इस मेंटल एनालिसिस और प्रैक्टिकल जो चीज है उसके बीच में गैप है, तो वहां आपके दो चैलेंज आए होंगे। पहला, आपके पास ज्यादा कंटेंट, कई बार लगता है यार कंटेंट बहुत है, लिखूं कैसे। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट। सेकंड मुद्दा है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर हमें 7 मिनट में और 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन को पढ़ना भी है और लिखना भी है। और जब आप रूम पे अगर आप वो सोच रहे हो, आपने में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा यार एक आंसर को लिखने में 20 मिनट लग रही है, 20 मिनट्स लग गए, 30 मिनट्स लग गए। और शुरुआत में तो कई बार आपको लगेगा कि 45 मिनट हो गए, 3-4 बार लिख लिया, लेकिन आप खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं हो। ये प्रॉब्लम आएगी। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। जब आप बढ़ोगे ना आंसर लिखने के रास्ते पे, जब आप आगे चलोगे, तब आपको ये सारी चीजें आइडेंटिफाइड होगी। होता है क्या ऐसा, बोलो। आप सभी के साथ ऐसा ही हो रहा होगा बच्चा, बोलो। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये सारा प्रोग्राम इन सारी चीजों को, है ना, इन सारी चीजों का रामबाण इलाज है। आने वाले 3 महीने में जब आप हमारे साथ होंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आपने अपना पूरा ध्यान और 100% फोकस आप हमारी क्लास को लेके हो गए, तो आंसर राइटिंग का प्रॉब्लम आप में से किसी भी बच्चे को नहीं रहने वाला। अब डिपेंड करेगा कि आप कितना सीरियस हो इस चीज को लेके। भाई मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे दूंगा, हैप्पी वैली एकेडमी अपनी तरफ से बेस्ट दे रही है, आपके अंदर ही डिसिप्लिन के लेवल की कमी है, तो फिर आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब इस प्रोग्राम के साथ हम आगे बढ़ेंगे, आपको फील होगा कि यस, एक बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट था जो अब फिल हो रहा है, और अब हम इतने बेहतरीन तैयार हो रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि इस लेवल पे, क्योंकि आपको कहीं कुछ देखने को, सुनने को, पढ़ने को ऐसा मिलेगा ही नहीं जैसा आपको इस क्लासरूम के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, वापस चलता हूं मैं आपको पुनः। तो आंसर राइटिंग का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया कि आपकी पसंदीदा जॉब, आपका कैडर, सब कुछ 1750 नंबर पे डिपेंड है मुख्य परीक्षा। और मुख्य परीक्षा में हमें लिखना है चीजों को, उधर एमसीक्यूज की तरह वहां गोले नहीं भरने। आ रही है बात समझ में। तो आपकी सारी किसकी सारी जिम्मेदारी किसके पास है, मुख्य परीक्षा के पास है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे कई बार प्रीलिम्स बहुत अच्छे से तैयारी देते हैं, 1 अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गया, और अगर प्रीलिम्स पास नहीं होता तो वो मुख्य परीक्षा को साइड में कर देते हैं, उनका सारा फोकस प्रीलिम्स पे हो जाता है। लेकिन मैं आपको इतना बताता हूं, अगर आपने 1-1.5 साल तैयारी कर ली, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तब प्रीलिम्स साल भर पढ़ने वाली चीज नहीं है। आप साल भर क्या पढ़ोगे, वही पॉलिटी, वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, कहां से उसमें नयापन लाओगे। और अगर आप ऐसा करते हो कि आप 100% अपने आप को प्रीलिम्स ओरिएंटेड बना देते हो, तो 1-2 साल के बाद आपका इस एग्जाम और इस प्रिपरेशन से मोह भंग होने लगता है। आपको ये तैयारी एक बोझ लगने लगती है। वो बोझ लगने का कारण क्या है, क्योंकि आप 100% प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो गए। तो आप, ये जर्नी है बच्चा, अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यूपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज में जॉब चाहिए, तो सीधा सा फॉर्मूला ये है, साल भर पढ़ेंगे, कैलेंडर के हिसाब से पढ़ेंगे। दिसंबर तक, जनवरी तक मेंस पढ़ने का टाइम है हमारा। प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तो मुख्य परीक्षा लिखेंगे, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा तब भी 4 से 5 महीने हमें मेंस को फोकस करना है, और इतना अपने माइंड को स्ट्रांग रखना।
और इसका एक बेनिफिट क्या होगा, अगर आप मुख्य परीक्षा के स्तर पर ज्यादा बेहतर से तैयार हो जाओगे, आप अच्छे आंसर्स लिखना सीख गए, आप टाइम बाउंड लिमिट के अंदर आंसर राइटिंग में टाइम मैनेजमेंट सीख गए, 7 मिनट में 150 शब्द का क्वेश्चन और 10 मिनट के अंदर 250 शब्द का क्वेश्चन लिखना सीख गए, तब आपको लगेगा यार एक स्तर पे मैं तैयार हूं, बेहतरीन तरीके से तैयार हूं। आपका मोटिवेशन लेवल भी हाई रहेगा और जैसे ही प्रीलिम्स का टाइम आएगा 5-6 महीने हम दबा के प्रीलिम्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन है, हमारे अंदर एक ऊर्जा है, हमारे अंदर एक विश्वास है, मुख्य परीक्षा के स्तर पे हम बहुत बेहतर तैयार है। मेन लड़ाई ये प्रीलिम्स की है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और मोटिवेशन लेवल उससे हाई रहने वाला है। इसलिए जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाते हम कैलेंडर साइकिल को फॉलो करेंगे। करोगे? बोलो, बताइए। जो एग्जाम का कैलेंडर साइकिल है कि जैसे प्रीलिम्स का टाइम आएगा तो 5-6 महीने प्रीलिम्स पढ़ेंगे और प्रीलिम्स के बाद हम मुख्य परीक्षा तक अगर पास हो जाते हैं तो ठीक है प्रीलिम्स, अदरवाइज फिर भी हमें मुख्य परीक्षा को फोकस करना है। तैयार हो? देखो थोड़ा तो अलग होना पड़ेगा बच्चा, आपको थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। यूपीएससी ने भी 6 अटेम्प्ट 9 अटेम्प्ट SC ST को थोड़ा और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन इसलिए दिया है कि पता है ये एग्जाम हो सकता है एक बार के में पास ना हो। टफ प्रक्रिया है, 3 स्टेज है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। अगर कहीं भी गिरते हैं तो वापस से हमें 0 से ही शुरू करना है, तो इसलिए आपको उतने अटेम्प्ट्स दिए गए हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार में फेल भी होते हो तो आपके पास ऑप्शन है वापस से खड़े होने का और वापस से लड़ने का। तैयार हो? हाँ, जो मैं आज बातें बता रहा हूं सब 100% दिमाग में याद रखना बच्चा, ठीक है? और मैं साथ हूं तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। अब यूपीएससी का क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट आपने जाना ही होगा, देखा ही होगा, मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूं। कई बार वैसे मैं दिखा चुका हूं। ये आप कॉपी देख लो, ये कॉपी होती है बच्चा, ऐसी कॉपी मिलेगी आपको एग्जाम हॉल के अंदर। ये आपकी कॉपी होती है, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट बोलते हैं। इसी में प्रश्न लिखा रहेगा, इसी में ही आपको उत्तर देना है। तो सर जी वो क्वेश्चन पेपर कैसे मिलता है? इसी बुकलेट के लास्ट में एक पेज अटैच होता है ना, आप उसको डिटैच कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसको आप अपने घर लेके आ सकते हो। समझ गए? कहने का मतलब ये कॉपी है, इसी में देखो बच्चा सारे डायरेक्शंस लिखे हैं। यहां पे क्वेश्चन दे देगा वो आपको, उसके नीचे स्पेस दे देगा, ऐसे 20 क्वेश्चन ऐसे ही लिख के देगा और सबसे लास्ट वाले पेज के पीछे एक सिंगल पेज को अटैच कर देता है। अटैच मतलब वो डिटैचेबल होता है, हल्का सा भी उसको आप ऐसे खींचोगे तो वो डिटैच हो जाता है, तो वो क्वेश्चन पेपर आपके घर में आ जाता है। सिंगल पेज होता है। सिंगल पेज का मतलब ये ऐसा है भाई, सपोज करो ये क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है, ये क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके लास्ट में एक पेज ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे जुड़ा रहता है, इस पे क्वेश्चन लिखे रहते हैं, तो ये आराम से डिटैच होकर अलग हो जाता है। तो ये आप अपने घर पे लेके आ जाते हो और ये जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होती है वो आपको वहीं जमा करनी होती है। ठीक है? ओके, बुकलेट आप अपने घर पे नहीं ला सकते, क्वेश्चन पेपर आप अपने घर पे लेके आ जाओगे। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसे दे देगा वो एक क्वेश्चन हिस्ट्री का, फिर उसके नीचे स्पेस दे देगा 150 शब्द वाले के नीचे। देखो 150 शब्द का जो क्वेश्चन होगा आपको इतने पेज मिलेंगे। हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं भी आपको सिर्फ इतना ही स्पेस दूंगा। हम ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे, 150 शब्द का क्वेश्चन है तो एक पेज और दूसरा पेज, बस खत्म। इतने में ही हमें लिखना है बच्चा, सारा जादू हमें इसी में चलाना है। ओके, फिर ऐसे दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं 250 शब्द वाले क्वेश्चन, क्योंकि दो ही तरह के क्वेश्चन है वर्ड लिमिट में जीएस में। 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन होते हैं 150 शब्द के, और 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चन होते हैं 250 शब्द के। ये रहा, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। ये 15 नंबर का है और 250 शब्द का। इसमें कितना स्पेस मिलेगा याद रखना, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, जब हम आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो 150 शब्द के क्वेश्चन हमें भी उतने ही स्पेस में लिखने हैं जितने मैंने आपको बताया है। और जब हम 250 शब्द का क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तब हम इतने ही स्पेस को यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि आप 5 पेज में लिख के दे रहे हो, नहीं। ये सारे चैलेंजेस है, इन सबको ओवरकम करना है और बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है? ओके, सब बता रहा हूं बच्चा, धीरे धीरे, डोंट वरी। ये सेशन अगर 2 घंटे भी चलेगा तो बी प्रिपेयर्ड। आज वाला सेशन वैसे तो 1.5 घंटे का है, अगर 2 घंटे भी लगेंगे तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
वैसे तो अब यही चलते रहना है पूरे हफ्ते, आप घबराना मत। तो ये देखो 250 शब्द में कितना स्पेस है, देखो ये यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चा, तो इसके नीचे ये एक पेज है। अब ये स्पेस कितना है मैं आपको बता देता हूं, आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा होगा कि ये जो पूरा एक पेज है सर, ये एक पेज कितना होता है, ये इतना ही है बच्चा, जितना आपका A4 साइज का प्लेन पेपर होता है ना, सेम है ये। दिस इज, ये जो पूरा एक पेज है, ऊपर क्वेश्चन, ये नीचे, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ये इतना ही है बच्चा, ये इतना ही है। और छोटा कर दूं, ये इतना ही है, बस इतना ही है। ये आ रहा है समझ में, इतना ही है ये। तो एग्जाम हॉल में भी सेम ही इस साइज की ही कॉपी मिलने वाली है आपको। ओके, हाँ, तो ये A4 साइज का ही हमें इस्तेमाल करना है, ये ध्यान रखना। आप वापस आ जाओ, तो मैं अब आपको ये 250 शब्द वाला क्वेश्चन आंसर दिखाता हूं। ये कितने में लिखना है, 250 शब्द। ये पूरा एक पेज रहेगा आपके पास, ये पूरा एक पेज मिला आपको, इसके पीछे ये बात दूसरा पेज मिला, उसके बाद ये आपको तीसरा पेज मिला, फिर ये दूसरा क्वेश्चन शुरू। आ गई बात समझ में? कुल मिला के आपके पास 3 पेज है। ये 3 पेज कैसे काउंट होंगे, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब हम आंसर राइटिंग करेंगे आपको सेम ही उसमें करना है। 3 पेज ऐसे काउंट होंगे। यहां ऊपर क्वेश्चन लिखा है, एक पेज ये वाला फ्रंट, इसके बैक वाला दूसरा, और ये तीसरा आपको खाली मिलेगा। यहां पे फिर आपको एक और क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, और फिर ये इसी तरीके से चलता रहेगा। तो 150 शब्द के लिए आगे पीछे ये वाला पेज, और 250 शब्द में एक साइड पेज और इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, सीधी सी बात है। एक बच्चा कह रहा है सर जी इसका मतलब एक पेज पे 5 नंबर का सब, ठीक है, यानी कि 75 के आसपास 70 से 75 शब्द आपको एक पेज पे लिखने हैं। क्लियर है? नोटेड। ये सारी चीजें याद रखना, काम आएगी, क्योंकि तैयार बच्चा ऐसा ही होना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 250 शब्द वाला लिखेंगे, 4 पेज में लिख दिया। भाई क्यों लिखा सर जी इतना? तो कंटेंट को ही तो रेस्ट्रिक्ट करना है। जितना आपको आता है वो हमें 150 शब्द में और 250 शब्द में ही लिखना है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है, आपको क्या आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यूपीएससी आपसे पूछ क्या रहा है। इस पे भी मैं आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। हाँ, वापस चले, अब हम वापस चलते हैं, आ जाओ। ये आ गए हम। ओके, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने देख लिए। 10 मार्क्स 150 शब्द, 15 मार्क्स 250 शब्द। इनका स्पेस भी आपने देख लिया, इधर 2 पेज मिल रहे, इधर आपको 3 पेज। लिख दो यहां पे क्या है, 2 पेज है, और यहां पे क्या है बच्चा, यहां पे है हमारे पास 3 पेज। क्लियर? 3 पेज का मतलब, 2 पेज का मतलब मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दिया। ठीक है, आगे। अब टाइम मैनेजमेंट। अब अगर हम पूछे कि ये कितना टाइम है हमारे पास, इसको क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 150 शब्द वाले हमारे पास 10 क्वेश्चन है बच्चा। इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 1500 वर्ड्स हो गए। और जिनका आंसर हमें 250 शब्द में लिखना है, ऐसे भी हमारे पास 10 क्वेश्चन हो गए, ये 2500 वर्ड्स हो गए। यानी कि कुल मिला के अगर देखें तो 4000 वर्ड्स लिखने हैं हमें, 4000 वर्ड्स। और कितने टाइम में लिखने हैं? 3 घंटे के अंदर, 180 मिनट, 180 मिनट्स में ये हमें लिखने हैं। इसका सिंपल सा अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये आता है 1 मिनट के अंदर 22 शब्द। और मोटा मोटा देखे तो 7 मिनट के अंदर लगभग आपको 150 शब्द वाला क्वेश्चन आंसर लिखना है, और आपको 10 मिनट के अंदर 250 वर्ड्स वाला आंसर लिखना है। बात आई समझ में? अब ये बच्चा पता है टाइम कैलकुलेशन क्या है? इस 10 मिनट के अंदर आपको वो क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसको माइंड में फ्रेम भी करना है कि इसको हम कैसे लिखना है, कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, मेन बॉडी में क्या आएगा, मुझे क्या डायग्राम बनाना है, आपको याद भी करना होगा। मेरे पास ये रिपोर्ट है, ये डेटा है, ये फैक्ट है। मतलब वो 10 मिनट टोटल है जिसमें आपको इसका आंसर फ्रेम भी करना है 250 शब्द का, और लिखना भी है। और ये 7 मिनट टोटल है जिसमें आपको आंसर पढ़ना, उसको फ्रेम करना और लिखना।
यानी कि मोटा मोटा 6 से 6.5 मिनट इसको मान लो, 6 मिनट के आसपास में आपको लिखना ये है, और वही 9 मिनट के आसपास आपको ये लिखना है, क्योंकि आधे से 1 मिनट उस क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और उसको प्रोसेस करने में लग जाएगा। मोटा मोटा क्या आ गया बच्चा फिर कैलकुलेशन के बाद? अगर सिर्फ लिखने का टाइम में अगर मैं निकालूं, 6 मिनट्स के अंदर 150 शब्द लिखने हैं, और अराउंड 9 मिनट्स में आपको 250 शब्द लिखने हैं। थोड़ा सा टफ है, लेकिन 2-3 महीने में आ जाएगा, 1 महीने के अंदर ही आ जाएगा। 2-3 महीने तो मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं। आप ये बोलने वालों 1.5 महीने के बाद, सर जी क्या है आंसर राइटिंग? कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, बोलो। हाँ, क्वेश्चन रॉन्ग हो अगर आंसर रॉन्ग हो जाता है तो स्पेस को कैसे मैनेज करना है? आ गई ना एक और बात। हम ऐसी तैयारी करेंगे, हम इस स्तर की तैयारी करेंगे, हमें रॉन्ग होने ही नहीं देना बच्चा। रॉन्ग करने का वी डोंट हैव एनी स्पेस, हमें गलत करना ही नहीं है। यही तो हमारी तैयारी है, यही तो हमें सीखना है कि आप में से कोई भी बच्चा वहां गलती करके नहीं आएगा। और इतना मैं आपको तैयार कर दूंगा कि आपको कोई कट पिट क्रॉस लाइन स्ट्राइक कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सारी गलतियों से तो मैं आपको आने वाले 3 महीने में मुक्त कर दूंगा। यस, भूल जाओ, आप इसमें से कोई भी गलतियां नहीं करोगे, कोई ऑप्शन नहीं है, और मैं आपको करने भी नहीं दूंगा। डोंट वरी, 3 महीने हैं हमारे पास। अरे देखो अभी क्या तैयार करता हूं मैं आप लोगों को, समझे? भूल जाओ आप, कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा हमारा बच्चा। आ जाओ। अब आंसर राइटिंग के कंपोनेंट क्या है? मतलब जब हम एक आंसर लिख रहे हैं, हमारे सामने कोई क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन के हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट है, उस क्वेश्चन को हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। पहला, जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर जब हम शुरुआत करते हैं, कहते नहीं कोई भी क्वेश्चन आया उसको हम लिखना शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआत की जो 2-3 लाइन होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है। हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस पे भी। सेकंड, जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो उसको हम बोलते हैं मेन बॉडी। सपोज करो उसने पूछा कि भूस्खलन की घटना के कारणों का और उससे लड़ने की हमारी रणनीति बताओ। तो भूस्खलन के कारण और उससे लड़ने की रणनीति, ये तो हो गई मेन बॉडी। भूस्खलन है क्या, वो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। और जब भूस्खलन को लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि हमने कारण भी बता दिए, लड़ने की रणनीति भी बता दी, तो लास्ट में फिर से जो 2-3 लाइन लिखेंगे कि भविष्य में ना हो, या सरकार की तैयारी को अगर हमें बताना है, या हम ये बता सकते हैं कि हमने काफी इस घटना को कंट्रोल किया है, वो हम लास्ट में कंक्लूजन में बता देंगे। ये 3 चीज तो लिखने वाली है बच्चा। उसके साथ 2 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो फ्लो मतलब इंट्रोडक्शन से मेन बॉडी में भी फिर हमें काफी उसके कारण, है ना, प्रभाव, रणनीति को टैकल करना है, तो वो फ्लो कैसा हो। एक लयबद्ध आंसर, लयबद्ध समझ गए ना? ऐसा ना लगे कि हर पैराग्राफ का, मैंने सपोज करो 2 पैराग्राफ लिखे, तो पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच के फ्लो को मेंटेन करना है। ऐसा ना लगे कि पहले पैराग्राफ में बिल्कुल ही अलग चीज लिख दिया और दूसरे पैराग्राफ में बिल्कुल ही अलग चीज लिख दिया, जिसका उस क्वेश्चन की डिमांड से कोई लेना देना नहीं था। तो हम फ्लो मेंटेन, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन आई एश्योर यू, फ्लो में तो आप में से किसी को भी दिक्कत नहीं होने वाली। फ्लो बिल्कुल ऐसे ना, बिल्कुल सुगम सरल। एग्जामिनर भी ऐसे आपके जैसे स्लाइडर नहीं होते, मैदान होता है ना, उसमें बच्चा बैठता है और ऐसे नीचे लिपट जाता है, या आप वाटर पार्क गए होंगे, ऊपर से बैठते हो ऐसे घूमते घूमते सीधे पानी में, कहीं रुकते ही नहीं हो। फ्लो के लेवल पे तो आंसर राइटिंग हम ऐसी करेंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेगा और वो कब समाप्त हो गया उसको भी नहीं पता चलेगा। बोलेगा यार ये बच्चा जबरदस्त फ्लो मेंटेन करना जानता है। तो उस फ्लो पे हम काम करेंगे, ये मैं सिखाऊंगा कि फ्लो कैसे मेंटेन करते हैं, डोंट वरी। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है हमारे पास सारा कंटेंट है, मैं भूस्खलन को जानता हूं, उसके कारण जानता हूं, उसकी रणनीति कैसे टैकल करेंगे, उसके प्रभाव क्या है, मेरे पास बहुत सारे डेटा है। लेकिन इन सारी चीजों को उन 150 शब्द के अंदर या 250 शब्द के अंदर दिखाना कैसे है, दिखाना कैसे, ये वाला पार्ट होता है रिप्रेजेंटेशन का। समझ गए? रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमने अपने उत्तर को कैसे प्रस्तुत किया, कहां हमने इंट्रोडक्शन को कैसे शुरू किया,
मेन बॉडी के अंदर हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट, पैराग्राफ कैसे मेंटेन किए, क्या जैसा डिमांड का डायग्राम, मैप, फ्लो चार्ट डालना था, क्या हमने सेम उस डिमांड को पूरा करते हुए डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप डाला, या जिस तरीके से हमें उस क्वेश्चन के कंक्लूजन को हैंडल करना था क्या हमने उसको वैसे किया। तो ये सारी की सारी चीज है रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन के बेसिक रूल्स क्या है हम आने वाली क्लासेस में वो भी सीखने वाले हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ, बताओ बच्चा, किसी को किसी भी तरह की समस्या हो तो बताइए। ओके, वेरी गुड। हाँ सारी बात करेंगे, कोई समस्या नहीं है ना। अब आ जाओ, आ जाओ। आपके मन में जितने प्रश्न पैदा हो सकते हैं ना या हो सकेंगे आने वाले दिनों में, वो ऑलरेडी मेरे सारे दिमाग में पैदा हो चुके हैं मेरी तैयारी के दौरान। ठीक है, और जब से मैंने टीचिंग कराई है तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट मेरे इंटरेक्शन में रहे हैं, उनके मन में भी आप जैसे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो सबका सॉल्यूशन मेरे पास है। तो आप ऐसा कुछ भी यूनिक नहीं बोलने वाले या आपकी ऐसी कोई भी यूनिक प्रॉब्लम नहीं होने वाली जिसको इस क्लास में टैकल नहीं किया जाएगा। आप में से कुछ की प्रॉब्लम होगी, सर अगर हमें क्वेश्चन ही ना आता हो उसमें क्या करें। ठीक है सर, हमें थोड़ा सा ही आता उस क्वेश्चन का पार्ट तो क्या करें, 150 शब्द लिखे ही ना जाए तो क्या करें, इंट्रोडक्शन में सर जी प्रॉब्लम आ रही है क्या करें, डायग्राम नहीं बनते क्या करें, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। तो जितने प्रश्न पैदा हो चुके हैं अभी तक और जितने होंगे सबका सॉल्यूशन होगा, इसलिए टेंशन फ्री होकर बैठ जाना। ठीक है, हाँ अब आ जाते हैं। ये जो हमने 5 चीजें देखी, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, फ्लो और रिप्रेजेंटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को समझना। क्योंकि क्वेश्चन को समझना ऐसा है बच्चा, कई बार क्या होता है पूछा कुछ और है। सपोज करो उसने पूछा लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड देखते ही आपको लगा हाँ लैंडस्लाइड पे मुझे पता था, लैंडस्लाइड क्या है, उसका कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, और उसको मेरे पास 2-3 डायग्राम भी है और कंक्लूड नहीं। उसने लैंडस्लाइड को लेके सरकार का जो लेटेस्ट अप्रोच है वो पूछा है। आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं है, लैंडस्लाइड बैठा है लेकिन आपने उसको देखा ही नहीं। आपने लैंडस्लाइड देखा, रहे वाह वाह वाह, लिखे हुए नोट्स में से आ गए और लिख के आ गए। गलत। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या हम उस क्वेश्चन को पढ़ कर समझ पा रहे हैं, क्या उसकी डिमांड क्या है, और जो हम लिखने जा रहे हैं उसकी डिमांड को वो कितना पूरा कर रहा है। कहीं हम ऑफ द बीट तो नहीं जा रहे कि पूछा कुछ और गया कर कुछ और रहे। तो ये कैसा होगा, ये बिल्कुल वैसा होगा कि 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा कुछ और था, आप लिख के कुछ और आए, 1 नंबर मिलेगा। आपको लगेगा हाँ 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 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, लेकिन यूपीएससी ने 250 में से 50 ही नंबर क्यों दिए, यूपीएससी तो बड़ा बायस्ड है हम लोगों को लेके। गड़बड़ करके आए हो आप। एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं आप कौन हो, उसको तो पता भी नहीं आप मेल हो या फीमेल हो, आपका रोल नंबर है उसके पास, सिर्फ रोल नंबर। आपकी जो कॉपी है ना वो बता रही है कि आप कौन हो। आप एक पढ़े लिखे वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट हो या ऐसे ही तुक्के से पीटी पास हो गया और मुख्य परीक्षा लिखने आ गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आंसर राइटिंग टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब ये बात समझना, जब आप आंसर लिख रहे हो ना, ये आंसर लिख रहे हो, आप क्या सोचते हो, एक तरफ है स्टूडेंट, दूसरी तरफ है इवैल्यूएटर, ठीक है, जो एग्जामिनर है। आप सोच रहे हो, आप इससे एक संपर्क स्थापित कर रहे हो, आपकी कॉपी के जरिए ये आपसे संपर्क स्थापित कर रहा है। हम क्या सोचते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम आंसर राइटिंग को सिर्फ ये मानते हैं मेरे पास जो आ रहा है मैं लिख के दे दूं उसको। आपके आंसर के जरिए वो आपके मन को, आपकी तैयारी को, है ना, वो जज कर रहा है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, वो भी देख रहा है ये कौन है। आप उसके सामने नहीं हो लेकिन आपकी कॉपी बता रही है कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। दोनों के बीच का रिलेशन, और अगर आपने इसके साथ अच्छा संबंध स्थापित कर लिया एग्जामिनर के साथ, उसके मन को जीत लिया,
अपने स्टाइल से आपने उसको दिखा दिया कि गुरुजी देखो, आप मेरी कॉपी चेक तो कर रहे हो, लेकिन ऐसी कॉपी इस साल एक दो बच्चे की ही होगी जैसी मैंने लिख के दी है। वो खुश होगा, है ना, वो आधा आधा नंबर भी बढ़ाना शुरू कर देगा, तो आपकी बल्ले बल्ले हो जानी है। समझ गए? बोलो। चलो, हाँ, इंप्रेशन। तो क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। ये देखो, जैसे साल 2021 में क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, आ जाओ, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप, है ना, तसल्ली से पढ़ो। भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी? हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस? आप इस प्रश्न को पढ़ो, और इस प्रश्न को पढ़ने के बाद सोचो कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है। ये मैं किस लिए दिया है बच्चा? ये मैंने आपको ये समझाने के लिए कि क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साल 2021 का एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जीएस पेपर थर्ड का। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ मुझे आप इससे क्या समझ रहे हो। पढ़िए एक बार, इसको पढ़ो आप। ठीक है, ज्यादा समय नहीं देता मैं आपको, मैं वापस आ जाता हूं। हम में से बहुत सारों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन शायद वाटर क्राइसिस है ना? ये वाटर क्राइसिस है और माइक्रो इरिगेशन। पहली बात कि भारत के अंदर एक जल संकट है, तो हमें पहले बताना होगा जल संकट होता क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां राज्य, किस राज्य में कितना है, और फिर हम बोलेंगे सूक्ष्म सिंचाई कैसे उसको हेल्प कर रही है। फिर हमारे सामने ये एक प्रश्न आ गया कि वाटर क्राइसिस पे कितने शब्द लिखने हैं, माइक्रो इरिगेशन पे कितने शब्द लिखने हैं, इसको बैलेंस कैसे करना है। ओके, फिर जैसे इसने बोला जल संकट का समाधान, तो जल संकट, सूक्ष्म सिंचाई के बारे में हमने को बताना है। फिर ये बता रहा है सूक्ष्म सिंचाई कैसे हेल्प करेगी और किस सीमा तक। किस सीमा तक मतलब सूक्ष्म सिंचाई के सामने भी तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। क्या सूक्ष्म सिंचाई जल संकट का 100% समाधान कर पाएगी? तो ये पूछ रहा है चैलेंजेस किस सीमा तक। क्या माइक्रो इरिगेशन इज सफिशिएंट कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे? और देखो, अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए तो आपका कंक्लूजन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि सूक्ष्म सिंचाई 100% सॉल्यूशन नहीं कर पाएगी, तब आपको कंक्लूजन में कुछ ऐसे डायमेंशंस ऐड करने होंगे जो ये बोलेगा कि भैया सूक्ष्म सिंचाई तो है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रयास भी करने होंगे। आ रही बात समझ में? और अगर आपको लगा नहीं सूक्ष्म, देखो यहीं पे समझना है बच्चा, आपको लगा अच्छा जल संकट का समाधान सूक्ष्म सिंचाई से करना है, तो उसी हिसाब से आप लिखते चले जाओगे सूक्ष्म सिंचाई ये कर लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। बाद में सूक्ष्म सिंचाई की सीमा के सामने दो चार पॉइंट लिख दोगे, लेकिन बाद में आप क्या लिखोगे? इस प्रकार सूक्ष्म सिंचाई भारत में जल संकट की समस्या के समाधान का एक प्रभावी उपकरण है। एक दो स्कीम का नाम लिख दोगे, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में ही कह रहा है कि इसका कंक्लूजन सूक्ष्म सिंचाई की रेंज से बाहर जाएगा। आपको चार बातें और बतानी पड़ सकती है कि देश के अंदर वाटर क्राइसिस का प्रॉब्लम सूक्ष्म सिंचाई एक हिस्सा है, उसके साथ साथ हम ये करेंगे और वो करेंगे तो वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम को हम अच्छे से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए। तो हम क्वेश्चन को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब सपोज करो, अब हमें लिखना है जल संकट का समाधान। अब जब जल संकट की बात करनी है तो जल संकट को कैसे रिप्रेजेंट करें? जल संकट की हम यहां डेफिनेशन दे या जल संकट पे हम कोई डेटा दे? ऑब्वियसली सी बात है। तो जल संकट को डिफाइन करोगे या उसमें कोई फैक्ट यूज करोगे? तो आप यहां पे नीति आयोग की रिपोर्ट, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट क्या कहता है भारत में वाटर क्राइसिस के ऊपर, नीति आयोग क्या कहता है, ऐसा कुछ फैक्ट हमें लेके आना पड़ेगा। फिर हम आगे चलेंगे, सूक्ष्म सिंचाई को हैंडल करेंगे, इसके बेनिफिट्स देखेंगे, इसके चैलेंजेस देखेंगे, और फिर इसके कंक्लूजन को। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको हम कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो मैं
कम से कम 2 क्लासेस ऐसे लूंगा, कम से कम 2 क्लासेस, जिसमें हम मोर देन 20-25 क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ेंगे। मैं 2 वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करूंगा कि आप इस प्रश्न से क्या सीखे या समझे, इस क्वेश्चन की आपको डिमांड क्या लगती है। तो मैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा जिसमें मुझे लगता है कि शायद आप ट्रैप हो जाओगे, यूपीएससी के ही रहेंगे वो। तब उससे हमारा थोड़ा क्वेश्चन को समझने का जो स्पेक्ट्रम है थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा बच्चा, मजा आएगा आपको। एटलीस्ट हम ये बोल रहे हैं कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, फ्लो, रिप्रेजेंटेशन, उससे भी पहले क्या हम क्वेश्चन को समझ पाए या नहीं, ये हमारा मेन टास्क रहेगा। तो हम ऐसे खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको कि ये देखो इस क्वेश्चन की ये डिमांड थी, आप ये सोच रहे हो और आप में से कितने बच्चों का डिमांड और सप्लाई का गैप है। ये सबसे पहली एक्सरसाइज रहेगी हमारी, ठीक है। और आप इस बात से बिल्कुल मत घबराना, बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा कि यार एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे। ये बात आपकी ठीक हो सकती है, लेकिन इस बात से मैं 100% अग्री नहीं करता। मुझे लगता है अगर आपने ज्योग्राफी के 2 टॉपिक भी पढ़ लिए तो आपको उन 2 टॉपिक पे आंसर अभी लिखना शुरू कर देना चाहिए। आपने पूरे सिलेबस में से सिर्फ एथिक्स ही पढ़ा है मुझसे, तो आपने उठाओ एथिक्स को और लिखना शुरू कर दो। तो आंसर राइटिंग ऐसी नहीं है कि पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा फिर उसके बाद आंसर राइटिंग, नहीं। आप पढ़ते जा रहे हो, आंसर राइटिंग साथ के साथ सीखते जाओ। एक दिन में हमारी भी 4 क्लास हो रही है फाउंडेशन कोर्स में। आज जो टॉपिक पढ़ा, मैंने कोई एक टॉपिक पढ़ाया होगा, दूसरे सर ने दूसरा टॉपिक, तीसरे सर ने तीसरा टॉपिक, चौथे सर ने चौथा टॉपिक। तो आपके पास तो 4 टॉपिक हो गए डेली के लिखने के लिए। तो वेट मत करना बच्चा, ये पैरेलल प्रोसेस है, ये पैरेलल प्रोसेस है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, डेविस का सिद्धांत। पहले सारी स्थलाकृतियां ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद फिर उस पर अपर्दन की शक्तियों ने काम करा। ये नहीं करना, पैरेलल उठ रही है, अपर्दन की शक्ति भी साथ में ही काम कर रही थी, बाद में यही तो आलोचना हुई। तो सेम हम पैरेलल डे बाय डे पढ़ते जा रहे हैं, डे बाय डे आंसर राइटिंग भी करनी शुरू करनी पड़ेगी। इस भ्रांति को हटा देना, अदरवाइज एग्जाम की तैयारी में और ज्यादा बेहतर से तैयार होने के बीच में गैप रह जाएगा आपका। तो हम इसको पैरेलल कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ लिया वो हमने, इससे देखो उससे भी एक क्वेश्चन समझ गए। अब उसके बाद उन 13,000 बच्चे, 13,000 क्यों बोल रहा हूं, अगर यूपीएससी मुख्य परीक्षा की बात करें तो 13,000 बच्चे मेंस लिखते हैं। आप में से कोई स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होगा तो 18 से 20,000, तो वही 10 से 20,000 के बीच के बच्चे होते हैं। तो इन 10 से 20,000 बच्चों में आपको यूनिक क्या बनाएगा, वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू एडिशन क्या होता है सर, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। व्हाट मेक्स यू स्पेशल, वैल्यू एडेड कंटेंट, जिसको मैं VAC बोलता हूं। क्या बोलता हूं शॉर्ट में, VAC। ये वैल्यू एडेड जो कंटेंट है ये आपको उन 20,000 बच्चों में यूनिक बनाएगा। यूनिक कैसे, देखो हम सिलेबस हर बच्चा पूरा कर रहा है, हर बच्चा पढ़ रहा है ना, हिमालय की उत्पत्ति, हर बच्चा पढ़ रहा है रिवर इरोजन, हर बच्चा पढ़ रहा है भारतीय समाज, हर बच्चा पढ़ रहा है राष्ट्रपति, हर बच्चा पढ़ रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब पढ़ रहे हैं, सब तैयारी में लगे हुए। लेकिन इन्हीं सारे टॉपिक पे हमें औरों से थोड़ा थोड़ा सा यूनिक बनना है। तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 के जितने भी टॉपिक है, हमें हर टॉपिक के ऊपर क्या फैक्ट, डेटा, रिपोर्ट्स, इसको रेगुलर पढ़ना है और नोट्स बनाना है। सर जी ये तो बहुत टफ काम है। पहली समस्या तो ये हो गई, वो डेटा, फैक्ट, रिपोर्ट्स लाए कहां से, इस इतने में ही हम लगे रहेंगे तो बाकी चीजें कब करेंगे। तो आप सभी बच्चों के लिए इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत ये जो वैल्यू एडिड कंटेंट वाला पार्ट है, ये हैप्पी वैली एकेडमी ही उठा रही है। ये सारा कंटेंट मैं ही तैयार करूंगा, मैं, ठीक है। जीएस पेपर 1, 2, 3, एथिक्स तो हमारा चल ही रहा है, उसमें आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। हाँ, ये आपको मिल रहा है बच्चा इस कोर्स के साथ। मैं आपको इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं। देखो वैल्यू एडिड कंटेंट जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 से मतलब क्या है भाई, हमारे पास सोसाइटी में वीमेन का टॉपिक है, चिल्ड्रन का टॉपिक है, वृद्धजन है, प्रवास के टॉपिक है, जनसंख्या डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दिव्यांगजन है, गरीबी है,
स्वास्थ्य है, शहरीकरण है, न्यायालय सेकंड पेपर, इलेक्शन पॉलिटिक्स हो गया, गवर्नेंस हो गया, लोकल गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, जुडिशरी, शिक्षा हो गया, कौशल विकास हो गया, प्रदूषण हो गया। हिंदी में मिलेगा, ये इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा, थोड़ा इंग्लिश वाले शब्द लिखे हुए ठीक लगते हैं। ये सारा कंटेंट आपको हिंदी में ही मिलेगा। पोल्यूशन हो गया, चाहे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन हो, वाटर रिसोर्स इन दिनों यूपीएससी का फेवरेट है। नेक्स्ट जो यूपीएससी का फेवरेट होने वाला है, सॉइल वाला मुद्दा आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी वाला टॉपिक हो गया। उसके बाद हमारे पास आपदा प्रबंधन का टॉपिक हो गया। आगे चलो, हमारे पास रोजगार से जुड़े मुद्दे, समावेशी समृद्धि है, कृषि से जुड़े मुद्दे। उसके बाद हमारे भूमि सुधार से जुड़ा हुआ जो भी डेटा है, रिपोर्ट है, फैक्ट है, सब्सिडी से जुड़े हुए जो फैक्ट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उससे जुड़े हुए है, खाद्य प्रसंस्करण क्वेश्चन आते ही है ऑलमोस्ट इससे, उद्योगों से, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ जितना भी फैक्ट है, ऊर्जा है, इससे जुड़े हुए जो आपके फैक्ट है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आपके डेवलपमेंट है, कुछ फैक्ट्स है, और ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और इंडेक्स आपको इस आंसर राइटिंग वाले प्रोग्राम में ये फैक्चुअल डेटा मिलेगा। मतलब कंटेंट के नाम पे ये सब आपको मिलने वाला है। कैसा रहेगा? हाँ, इन सारे टॉपिक पे, इन सारे टॉपिक पे ये आंसर राइटिंग वाले के साथ है बच्चा, है ना। ये आंसर राइटिंग के साथ आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। ये आंसर राइटिंग वाला पार्ट है। हैप्पी वैली एकेडमी से पढ़ा हुआ एक बच्चा, जो कहते हैं ना, चिड़िया नाल बाज लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। एक एक बच्चा, कहते नहीं, हजार हजार पे भारी पड़ने वाला है। तो जब आप यहां से जाओगे और आप लिखोगे, पूछेगा जरूर यार कहां से सीखा। ईमानदारी से बोल देना, हैप्पी वैली एकेडमी, नवीन सर, चंचल सर और पूरी टीम ने हमें ये सिखाया है। बोल दोगे? बोल दोगे? ठीक है, इतना तो आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। हाँ, बहुत सारे बच्चे, हमने तो सेल्फ स्टडी की है, ऑनलाइन पढ़े थे, यूट्यूब का सहारा ले लिया था, है ना। क्यों उन बेसहाराओं को आप ऐसे उम्मीदें दे रहे हो? आ जाओ, मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं कि आपको कुछ मैं बताता हूं, मैं लिख के भी लेके आया हूं, आपको लगे तो सही क्या क्या मिलने वाला है आपको। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर फ्लड का टॉपिक है, तो फ्लड क्या होती है, फ्लड के कारण क्या है, भारत के कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित है, और फ्लड से लड़ने की हमारी रणनीति क्या है। ये तो हमारा सिलेबस वाला पार्ट हो गया। जो मैं वैल्यू एडिड मटेरियल बोल रहा हूं, कुछ ऐसा फैक्ट, ऐसे डेटा जो आपको यूनिक बनाएंगे। जैसे फ्लड क्या है, हमारे पास डेटा रहेगा, है ना, वल्नरेबिलिटी देखेंगे। देश की 40 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बाढ़ से प्रभावित होने के लिए प्रोन है, बाढ़ प्रभावित हो सकती है। भारत का लगभग 12% क्षेत्र फ्लड प्रोन है। टोटल इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया में 12% क्षेत्र क्या है, बाढ़ से प्रभावित हो सकता है। एक और मेन जो हमारे स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, ये मेन हमारे फ्लड प्रोन स्टेट्स है। ये वैल्यू एडिड मटेरियल हो गया। 40 मिलियन जो भारत की भूमि है, क्षेत्र है ना, देश का 12% ज्योग्राफिकल एरिया। ये फैक्ट ऐसा है जो आपको एकदम से, फ्लड का क्वेश्चन आया, फ्लड की डेफिनेशन, साथ के साथ फ्लड पे डेटा, ये लो। उसके साथ साथ हमारे जो इनिशिएटिव्स है, जैसे फ्लड से लड़ने के इनिशिएटिव क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाइडलाइन है हमारे पास, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है हमारे पास, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम है हमारे पास, जिससे हम फ्लड को टैकल कर सकते। ये शब्द भी अगर आपके आंसर राइटिंग में आ गए ना, ये 3-4 शब्द भी, ये यूनिक बना देंगे, आपको यूनिक बनाएगा ये सब कुछ। ये सब मिलेगा, ये सब मिलेगा आपको, सब है। फिर जैसे साइक्लोन आ गया, चक्रवात आ गया, चक्रवात में देख लो वल्नरेबिलिटी इंडिया की क्या है, भारत की भूमि का 8% और समुद्र तट का 76% हिस्सा चक्रवातों के लिए। हमारा जो कोस्टल एरिया है, 76% इंडियन कोस्टल लैंड इज प्रोन टू साइक्लोन और 8% मेनलैंड। उसके बाद देश के 41 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रोन है चक्रवात को लेके, और दुनिया के लगभग 10% ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया में ही आते हैं।
तो ये इंडिया है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होगा। कुछ फैक्ट्स आ गया जो हमारे ऑर्डिनरी, जो हमारे सिलेबस कंप्लीट वाले पार्ट में नहीं था। ये आपको बाकी सारा बच्चा क्या कर रहा है, वो सिर्फ साइक्लोन की डेफिनेशन लिख के आ रहा है। हम साथ के साथ डायग्राम बना के बताएंगे 70% ऑफ इंडियन कोस्टल लैंड इज प्रोन टू साइक्लोन। बोले कहां से आ गया? ओके। फिर प्रयास अर्ली वार्निंग सिस्टम है, आईएमडी के द्वारा कलर कोडिंग की है। इस पर तो एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2 साल पहले। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन परियोजना, इंटीग्रेटेड कोस्टल एरिया मैनेजमेंट परियोजना है, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स है। इनमें हम क्या कर रहे हैं? मिला क्या थोड़ा सा ताकत यार? वाह, ये तो कुछ ऐसी वैल्यू एडिड चीजें हैं जो आपके आंसर को थोड़ा सा नयापन देने के लिए आपको थोड़ा स्पेशल बना देंगे बाकी सबसे। फिर आगे चलो, जैसे लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड मैं सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं कि कैसे आपको हर टॉपिक पे मिलने वाला है। दुनिया का 30% भूस्खलन हिमालय पर्वतमाला में, पूरी दुनिया में जितना लैंडस्लाइड होता है 30% हमारे हिमालयन रेंज में है। 12.6% भारत का भूभाग ऐसा है जहां भूस्खलन की आशंका है। 29% क्षेत्र मध्यम भूस्खलन के प्रति और 56% कम के प्रति, यानी कि ओवरऑल इंडिया का 12.6% क्षेत्र हमारा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। फिर हम उसे देखेंगे ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, ये सारी चीजें। फिर क्या है? प्रयास क्या है? भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीकरण के लिए एनडीएमए का गाइडलाइन है हमारे पास। पूर्व चेतावनी प्रणाली है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत का जो हैजार्ड मैपिंग की गई है, वो सारी चीजें। उसके बाद थोड़ा सा और, जैसे इंडियन इकोनॉमी और वीमेन के बारे में आ गया, भारतीय अर्थव्यवस्था और महिलाएं क्या पोजीशन है, क्या हमारे पास ऐसा कुछ डेटा है? तो पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे आ गया हमारे पास। 2022-23 में हमारे देश में श्रम बल में 37% महिलाएं थी, जबकि उससे पहले 23, ये बड़ा है एक नंबर। फिर इसमें कौन से अवैतनिक महिलाएं हैं, कितना % अवैतनिक महिलाएं, मतलब उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो है लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता, 76.2%। इनफॉर्मल इकोनॉमी में कितनी महिलाएं हैं? 81%। उसके बाद भारत अर्थव्यवस्था में महिला अगर कंट्रीब्यूट करे तो उसका पोटेंशियल क्या है? तो वीमेन एम्पावरमेंट जैसे मुद्दे पे महिलाओं को अधिक भागीदारी देने से हमारी जीडीपी में 27% तक की ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद क्या कह रहा है ये? जीडीपी में योगदान, तो 17% हमारी इंडियन इकोनॉमी जीडीपी में महिलाओं का योगदान है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल कितना है? 37%। तो आपके पास यूनिक डेटा है, कुछ रिपोर्ट्स है, आईएलओ की रिपोर्ट है, उधर आरबीआई का, उधर बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको रेगुलर मिलती रहेगी। बोलो। और फिर अगर महिला और इंक्लूजन को देखें, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, तो डिजिटल साक्षरता कितनी है? टोटल वीमेन पॉपुलेशन का सिर्फ 33% को ही क्या है? डिजिटली लिटरेट है। उसके बाद महिला इंटरनेट के उपयोगकर्ता 33% के आसपास, मोबाइल फोन 37%, बैंक खाता रखने वाले, प्रधानमंत्री जनधन योजना जब से 2014 आई है उसके बाद जितने भी बैंक अकाउंट खुले हैं उसमें 56% महिलाएं हैं, यानी कि थोड़ा सा प्रतिशत बढ़ रहा है। तो ऐसा हमारे पास एक डेटा रहेगा जो हमारे आंसर्स को यूनिक करेगा। और ये सारे डेटा बच्चा इन सारे टॉपिक पे मिलने वाले हैं आपको, इन सारे टॉपिक पे आपको ऐसे ऐसे लैंड रिफॉर्म पे, सब्सिडी पे, पीडीएस पे, एग्रीकल्चर, एनर्जी, सब पे ऐसा आपके पास डेटा रहने वाला है। तो मैंने क्या बोला? व्हाट मेक्स यू स्पेशल, ये वैल्यू एडिड कंटेंट आपको औरों से अलग बना देगा, आपके इंट्रोडक्शंस को अलग बना देगा, आपके मेन बॉडी के अंदर कुछ केस स्टडीज डालने में हेल्प करेगा, आपके कंक्लूजन्स को थोड़ा सा नया डायमेंशन दे देगा। बराबर? बोलो कैसा रहेगा? सही है क्या? आगे चलते हैं, इससे थोड़ा सा आगे चले। ये हो गया। फिर आगे हम कंपोनेंट ऑफ आंसर राइटिंग वापस से, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आंसर लिखना है। हमें क्या स्पेशल बनाता है वो हमने सीख लिया, क्या स्पेशल बनाएगा। उसके साथ के साथ जो आंसर लिखने से पहले जो जरूरी था कि क्या हम उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, जब तक समझेंगे नहीं उसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो उन दोनों चीजों के
वैल्यू एडिड कंटेंट हो गया हमारे पास, क्वेश्चन हमारे समझ में आने शुरू हो गए। फिर हमारा शुरू होगा इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, फ्लो और रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? हम बात करेंगे लगातार आने वाले, अभी क्लास चलेगी, रुकेगी नहीं, 2-3 क्लासेस में लगातार हम इंट्रोडक्शंस पे बात करेंगे। पहले 2 क्लासेस या 1 क्लास के अंदर हम क्वेश्चन ही समझेंगे, फिर 2 क्लासेस के अंदर मैं 2-3 क्लासेस के अंदर आपको इंट्रोडक्शंस ही लिखने सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको मेन बॉडी को कैसे हैंडल करना है ये सिखाऊंगा। उसके बाद हम कंक्लूजन्स, हम 4-5 दिन कंक्लूजन ही लिख रहे हैं, खत्म। कोई भी टॉपिक हो गया उस पर कंक्लूजन ही लिखना है। मैं बोलूंगा चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा पढ़वाऊंगा, इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। आपको कंक्लूजन एकदम से क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में कंक्लूजन आ जाएगा। जब तक बच्चा ऐसा नहीं करोगे ना कि क्वेश्चन देखा देखते ही हमारा इंट्रोडक्शन दिमाग में रेडीमेड है, क्वेश्चन देखा देखते ही हमारा कंक्लूजन हमें पता है कि इस क्वेश्चन का कंक्लूजन हमें क्या लिखना है, तभी आप वो 6 से 7 मिनट के अंदर हैंडल करने की पोजीशन में आओगे। सब कुछ दिमाग में रेडीमेड फॉर्म में हमें रखना है। लैंडस्लाइड का क्वेश्चन अपने को पता चल गया, इसमें ये फैक्ट आएगा, इसमें ये डेफिनेशन आएगी, खत्म। लैंडस्लाइड वाले का कंक्लूजन ये होना है। ओके, अगर वीमेन एम्पावरमेंट आया तो वीमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक का इंट्रोडक्शन ये होना है, हमें पहले से ही पता है। वीमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक का कंक्लूजन ये रखना है, पहले से ही पता है। मेन बॉडी को टैकल कर लिए। समझ रहे हो इस योजना को, स्कीम को? फायर, बिल्कुल, यस। सीधे मैं आपको उस लेवल पे, मेरे को सीधा तैयार करना है। क्वेश्चन दिखा, अपने को पता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, अगर जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो हमें पहले से ही पता है जुडिशरी वाले का इंट्रोडक्शन ये है, जुडिशरी वाले का कंक्लूजन ये होगा, ये मेन बॉडी होने वाली है। वो मेन बॉडी जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा उसको मॉडरेट कर लेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा मॉडरेट कर लेंगे, हो जाएगा। चलते हैं, तो अब पहले बात करते हैं बच्चा इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ आंसर, कि आप, इंट्रोडक्शन क्या होता है, उस क्वेश्चन की आपने शुरुआत कैसे की, मतलब आपने क्वेश्चन आंसर की शुरुआत कैसे की। आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया, तो कैसे आप शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चा बोल रहे सर फीस कम नहीं होगी, बच्चा फीस कम कैसे होगी आप बताओ। मैंने आपको सारा फीस, अभी भी हम, आप 20,000 रुपए की, 15,000 रुपए की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, उसमें आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, मिलेगा उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको यहाँ 3,500 की भी मिल रहा है। आपके वो 20,000 15,000 रुपए उतने, उससे बेनिफिट नहीं ले पाओगे। ये करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप इस चीज को समझो। इतनी कम फीस रखी है, ऑनलाइन कहीं नहीं है बच्चा, और कोई सिखा भी नहीं रहा। जिस तरह का कंटेंट और पूरी टीम जब जिस तरह से आने वाले 3 महीने आपके साथ लगने वाली है ना, आपको 3 महीने बाद पता चल जाएगा। थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। चले, इन मुद्दों पे बात मत करो, अभी जिस मुद्दे पे है समझो पहले कि कंटेंट क्या है। तो जैसे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन मतलब प्रश्न की शुरुआत। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस 2021। क्वेश्चन क्या है, भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। 250 शब्द का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत कैसे करनी है, जो शुरुआत का मतलब, जो हम पहली 2-3 लाइन लिखने वाले हैं, पहले 25 से 40 शब्द लिखने वाले हैं, वही होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन नाम की कोई हेडिंग नहीं डालनी, कभी ये मूर्खता मत कर देना, है ना, कि प्रस्तावना, प्रस्तावना नामक हेडिंग डालो। ये स्कूल नहीं है, 10वीं क्लास नहीं है। भूस्खलन से तात्पर्य, ये नहीं करना भाई। मतलब क्या है, वो अंडरस्टूड है कि पहली 3 लाइन, पहली 4 लाइन उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है, समझे। लास्ट की 3 लाइन उस क्वेश्चन का कंक्लूजन है। कोई कंक्लूजन नाम की हेडिंग नहीं डालनी। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पूछा गया भूस्खलन के विभिन्न कारण, उसके प्रभाव
और राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति, ये वो मेन बॉडी है जो उस प्रश्न में पूछा गया है, जो हमें मेन कंटेंट लिखना है। भूस्खलन के कारण, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानवीय, ये कितने तरह के इसके इफेक्ट होते हैं और इससे बचने की हमारी जो रणनीति है, ये है हमारी मेन बॉडी। यानी कि मेन बॉडी नामक कोई हेडिंग नहीं डालेंगे कि ये लिख दिया है ना मुख्य भाग, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई हेडिंग नहीं डलेगी। हेडिंग तो किसकी डलेगी? भूस्खलन के कारण, भूस्खलन के प्रभाव और राष्ट्रीय जोखिम, भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बताइए। हाँ, क्लियर। अब ये इंट्रोडक्शन, अब असली मुद्दा है कि सर जी हमारी इंट्रोडक्शन भी तो ऐसे होनी चाहिए कि उन 13,000 उन 20,000 कॉपियों में हमारी कॉपी बिल्कुल अलग से मोती जैसी चमके। तो इंट्रोडक्शंस को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो हमारी खासियत रहेगी हम 3 से 4 प्रकार के इंट्रोडक्शन लिखेंगे, 3 से 4 प्रकार तरीके से हम अपने क्वेश्चन को टैकल करेंगे। तो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, दिस इज इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन को हम टैकल करने कैसे करेंगे? तो इंट्रोडक्शन के नाम पे, जैसे सेम ये भूस्खलन वाला क्वेश्चन है बच्चा, ये भूस्खलन वाला क्वेश्चन था, इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। या तो हम इसकी डेफिनेशन से, भूस्खलन की परिभाषा, या तो हम डेफिनेशन के साथ शुरुआत करेंगे। तो हमें डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, जितने भी टॉपिक है, वीमेन एम्पावरमेंट, भूस्खलन, भूकंप, है ना, गरीबी, ये सारे जितने भी टॉपिक है आपको पता होना चाहिए। अगर उसको क्लाइमेट चेंज अगर लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग लिखना है, तो सारी डेफिनेशंस आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या परिभाषा है, ये वाला काम आपको करना पड़ेगा बच्चा। आपको डेफिनेशन सारे टॉपिक की याद रखनी पड़ेगी। करोगे? ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है? उसके बाद ये कहता है कुछ क्या हम फैक्ट्स और डेटाज को डाल सकते हैं यहां पे, फैक्ट और डेटा। सेकंड टाइप का इंट्रोडक्शन ये हो सकता है, जैसे हमने देखा था कि भारत में वाटर क्राइसिस वाला जो प्रॉब्लम था उसका समाधान करने में सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक हेल्पफुल रहेगी। तो क्या वाटर क्राइसिस के ऊपर हमारे पास कोई डेटा है? नीति आयोग का कोई डेटा, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का कोई डेटा, उसको डाल दे कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत के इतना प्रतिशत क्षेत्र जल संकट से ग्रस्त है, या नीति आयोग की फला रिपोर्ट के अनुसार ये। तो हमने वहां जल संकट का डेफिनेशन नहीं दिया, सीधा फैक्ट दे दिया। तो यहां पे भी जैसे लैंडस्लाइड वाला क्वेश्चन था, या तो लैंडस्लाइड की डेफिनेशन दे दो, या लैंडस्लाइड के ऊपर कोई आपके पास फैक्ट है, कोई डेटा है, आपके पास कोई रिपोर्ट है, उससे हम शुरू कर सकते हैं। या करंट के, आपके पास कोई करंट में ऐसी इवेंट हो गया, करंट से जुड़ा हुआ आपके पास कोई डायमेंशन है, वो आप डाल सकते हो। या हम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, डेफिनेशन प्लस फैक्ट, डेफिनेशन प्लस करंट डायमेंशन। समझ रहे हो? या तो सिंपल सिंपल ऐसा चले, या हम क्या कॉम्बिनेशन बना ले, डेफिनेशन प्लस फैक्ट या डेटा का, डेफिनेशन प्लस करंट डायमेंशन डाल दे। जैसे सेम क्वेश्चन है ये, भूस्खलन के विभिन्न कारण और प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो भूस्खलन का डेफिनेशन क्या है? पर्वतीय ढलानों पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या गुरुत्व बल के कारण चट्टानों का उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर खिसकना भूस्खलन है। और फला डिपार्टमेंट के अनुसार या भारत जोखिम या भूस्खलन आपदा प्रबंधन मानचित्रण के अनुसार देश की 12.6% भूमि भूस्खलन के प्रति क्या है? प्रवण है। ये डाटा याद है क्या? ये डाटा देखो, भूस्खलन कहां है? भूस्खलन देश की 12.6% भूमि भूस्खलन के प्रति प्रवण है। डेफिनेशन प्लस फैक्ट। बोलो, आ रही है बात समझ में? हाँ, डेटा डेफिनेशन वाले टॉपिक, अब सारे टॉपिक की तो डेफिनेशन नहीं होगी। अब राष्ट्रपति का कोई क्वेश्चन आ गया तो राष्ट्रपति पे राष्ट्रपति की परिभाषा लिखोगे, वहां हमारे पास डेटा है, सीधा लिखो भारतीय संविधान के फला अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की इन शक्ति, अध्यादेश की बात आ गई, क्षमाधान शक्ति की, तो वहां कुछ फैक्ट ही होगा।
तो हमें देखना होगा जैसा क्वेश्चन होगा उसको उसी हिसाब से हम उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। डेफिनेशन वाला होगा तो सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी, क्योंकि जितने भी टॉपिक होंगे हम सबके डेटा देंगे आपको। लैंडस्लाइड, बाढ़, गरीबी, महिला सशक्तिकरण, हर पे डेटा है, यानी कि इंट्रोडक्शन के साथ डेटा देने का काम हमारा। तो आपके पास 2 डायमेंशंस ऑलवेज रहेंगे डेफिनेशन के ऊपर। क्लियर है? उसके बाद आपको थोड़े से क्रिटिकल आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, थोड़ा सा क्रिटिकल इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। सपोज करो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, क्रिटिकल इंट्रोडक्शन, थोड़ा बचना इससे, थोड़ा सा ट्रिकी होते, मैं आपको इसमें भी ट्रेंड करूंगा। ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आ गया तो लिखो, ग्रीन रेवोल्यूशन ने जहां एक तरफ देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, वहीं एट द सेम टाइम देश की इतने प्रतिशत जमीन को डिग्रेड करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन जिम्मेदार थी। सपोज करो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्रिटिकल इवैल्यूएशन पूछा है, तो हम ग्रीन रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे? ग्रीन रेवोल्यूशन को बताएंगे ये थी, लेकिन जब से ये आई है इसने इतना देश की लैंड को डिग्रेड भी कर दिया। अब फिर क्वेश्चन को पकड़ेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे, उसके नुकसान, और फिर फ्यूचरिस्टिक क्या होना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक क्या होगा? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। भाई इस प्रणाली से फूड प्रोडक्शन तो मिला ग्रीन रेवोल्यूशन वाली रेवोल्यूशन से, एट द सेम टाइम लैंड डिग्रेडेशन भी हुआ, तो दिमाग में सीधा कंक्लूजन तैयार है। कंक्लूजन क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाला अप्रोच लेके आएंगे रे भैया। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को साइड करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसे हमारे फिर कंक्लूजन, क्वेश्चन पढ़ते ही कंक्लूजन दिमाग में आ जाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, 1 महीने के अंदर क्वेश्चन पढ़ोगे और कंक्लूजन जिसको लेके बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, इधर क्वेश्चन पढ़ा, इधर कंक्लूजन दिमाग में सेट, टेंशन खत्म। तो ये क्रिटिकल टाइप के इंट्रोडक्शन है। हर क्वेश्चन में तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जैसा क्वेश्चन अगर क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया तो वहां हम क्रिटिकल इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन वाला तो डेफिनेशन लिखेंगे, कोई फैक्ट वाला आएगा तो फैक्ट लिख देंगे, और कहीं हमें फैक्ट और डेफिनेशन का कॉम्बिनेशन यूज करना है तो वो करेंगे हम। और बताओ क्या चाहिए, बताओ। कोई डाउट है किसी का? इतने टाइप के हमारे पास इंट्रोडक्शन होंगे। कंक्लूजन तो जितने टॉपिक है ना बच्चा, अगर हमारे पूरे सिलेबस के अंदर 250 टॉपिक है, मैं आपको 250 कंक्लूजन डिफरेंट टाइप के लिखवाना सिखा सकता हूं। मतलब हर क्वेश्चन का यूनिक कंक्लूजन लिख सकते हैं हम। कंक्लूजन वाले पार्ट पे तो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। 1000 टॉपिक होंगे तो आप 1000 कंक्लूजन यूनिक लिखने के लिए तैयार हो चुके होंगे। तो कंक्लूजन तो मैं ये बोलता हूं लेके आ जाओ 10,000 टॉपिक, हम 10,000 कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, ओके, चले। तो ये हमारा टॉपिक हो गया भूस्खलन के विभिन्न कारण प्रभाव का वर्णन। अब एक चीज देखो, अब हमारा इसमें यूनिक चीज क्या होगी? चलो हमने कुछ फैक्ट्स डाल दिए। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कारण पूछा या प्रभाव पूछा या प्रबंधन की रणनीति, लेकिन हमारे पास यहां मैप बनाने का स्कोप था। अगर हम मैप बनाने का स्कोप है ना, देश भारत का मानचित्र, भारत के मानचित्र पे हमें पता है कि लैंडस्लाइड किधर आते हैं, वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय या वेस्टर्न घाट। तो क्या हमारे पास वहां ऐसा कुछ डेटा है? तो रेडीमेड कि हमें पता है कि इन फला फला टॉपिक पे हमारे पास ये डेटा फ्लो चार्ट, इंडिया का मैप, वैल्यू एडिशन, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय 1.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया लैंडस्लाइड प्रोन, वेस्टर्न हिमालय 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया लैंडस्लाइड प्रोन, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया लैंडस्लाइड प्रोन, यानी कि देश का टोटल 4.2, 3.2 तो ये हो गया, 1 ये हो गया, देश का टोटल 4.2
लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्या है बच्चा? भूस्खलन के प्रति प्रवण है। ऐसे फैक्ट हमने सबको जोड़ लिया ना, सीधा सीधा ही एक और फैक्ट निकल के आ गया। 4.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने डाला नयापन देने के लिए। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें हो गई, ये इंट्रोडक्शन किस तरह से करना है। अभी ये पूरा चलेगा बच्चा, पूरा ये आने वाले 4-5 दिन हम कल भी इंट्रोडक्शन पे ही बात करेंगे। फिर हम नहीं, कल हम बात करेंगे क्वेश्चन पे। कल की पूरी क्लास सिर्फ क्वेश्चन 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 पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 2 दिन क्लास लेंगे इंट्रोडक्शन पे, फिर हम 2-3 दिन क्लास लेंगे कंक्लूजन के ऊपर, फिर मैं मेन बॉडी को कैसे हैंडल करना है ये आपको सिखाने वाला हूं, और उसके बाद हम आंसर लिखने शुरू करेंगे। तो ये पूरा 1 वीक, जो आज से लेके फ्राइडे तक का पूरा 1 वीक है, फाउंडेशन आंसर राइटिंग के सारे डायमेंशंस को समझना, अलाइनमेंट को समझना, क्वेश्चन को समझना, इंट्रोडक्शन को समझना, उसके साथ साथ कंक्लूजन्स के लिए अपने आप को तैयार करना, और मेन बॉडी को समझना। उसके बाद फिर हम, कुछ बच्चे पुराने जो पढ़े हुए हैं ना, थोड़ा डांट वांट के लिए तैयार रहना ना, थोड़ा सा डांटना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारी गलतियां करोगे। आपको जो बेसिक काम करना है, अभी सुन लो, आपको जो बेसिक काम करना है इस पूरे मंडे से लेके फ्राइडे तक के बीच में, मंडे से फ्राइडे तक जो आपको काम करना है, पहली बात, मेरे पास बिल्कुल जीरो होके आना। जीरो होके आओगे तो ज्यादा सीख के जाओगे। जीरो मतलब आपने कहां से क्या पढ़ा, क्या देखा, क्या सीखा, आप उन सारी चीजों को अभी अभी 10 दिन के लिए साइड रख दो। मैं ये नहीं कह रहा आप उसको भूल जाओ। आपके मन में आएगा यार मैंने वहां से ये देखा, उसने मुझे ये कराया, उसने ये कराया, ऐसा करोगे ना तो हौच पोच हो जाएगा बच्चा, और आप जो मैं आपको देना चाह रहा हूं उसके लिए आप तैयार नहीं हो पाओगे। तो आने वाले 10 दिन के लिए भूल जाओ कि आप आंसर राइटिंग के बारे में कुछ भी सीखते हो। बस 10 दिन आंसर राइटिंग पे, पहले 10 दिन ज्यादा जरूरी है। नींव डल रही है आपकी, वो मेरे अकॉर्डिंग ही चलना आप। उसके बाद आपने कहीं से सीखा होगा, आप इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे। उन 10 दिनों के बाद आप उस पोजीशन पे होंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि हां वो चीज कितनी एग्जीक्यूट करनी है, कितनी इंप्लीमेंट करनी है जो कहीं और से सीखी थी। 10 दिन एक बार पहले सारे तर्क के आधार पे, विश्लेषण के आधार पे मुझे आपका एक बार फाउंडेशन बना लेने दो। अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना, जो होमवर्क देता जाऊं, जैसे आज की क्लास में जो सब कुछ समझाया वो लिखना है, कल की क्लास में भी जो कुछ समझाऊंगा वो भी लिखना होगा। ठीक है। फिर सेकंड क्या करना है आपको, आपको एक कॉपी परचेज करनी है बच्चा, है ना। ऑनलाइन बाजारों में ऐसी बहुत सारी कॉपीज आपको मिल जाएगी। ये ऐसे ऐसे लिखती है यूपीएससी उत्तर पुस्तिका प्रारूप, ये बिल्कुल इसी टाइप में है ये, है ना। इधर ये मार्जिन्स वाली दोनों साइड में ऐसी कुछ कॉपी, स्टेशनरी की शॉप पे चले जाना। इन दिनों तो ऑनलाइन भी मिल जाती है। और जिसके पास ऐसी कॉपी नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, A4 साइज का पेपर तो है, दोनों साइड से मोड़ लेंगे उसको। और जो ये मैनेज कर सकता है एक ऐसी कॉपी मैनेज कर लेना, क्योंकि इन्हीं कॉपी पे हम क्वेश्चन नंबर 1 जब हैंडल करेंगे, ये आपकी क्या होगी बच्चा, ये कर्म कुंडली होगी। यहां पे जब आप, जिस दिन पहला क्वेश्चन और उसका आंसर मैं लिखवाऊंगा, और जिस दिन ये भर चुकी होगी, ऐसी 2 कॉपी लग जाएगी, जिस दिन ये भर जाएगी ना, आपको पता चल जाएगा कि 16 सितंबर जब हमने शुरुआत की थी इस बैच की, और जब हम दिसंबर में होंगे, तो आपने कितनी लंबी जर्नी तय की है हमारे साथ। वो आपको मजा आएगा देख के, आप खुद कहोगे यार इतना खराब लिखता था मैं। तो ऐसे रजिस्टर रखने हैं, ऐसा रजिस्टर नहीं मिल रहा, ओके, तो आपने रजिस्टर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, हमारे पास पेज तो है, पेज है, ये वाला पेज रहेगा, इधर से भी मोड़ेंगे इसको, ऐसे मोड़ लेना, ठीक है, मोड़ लेना, एक बड़ा फीता ले लेना, फीता स्केल, इधर से भी मोड़ लेना। ये लो बन गई, हमारे घर पे ही तैयार हो गई। नहीं है तो बच्चा कोई दिक्कत नहीं, घबराना मत। ऐसे है, इधर स्केल से लाइन खींच ली, इधर से लाइन खींच ली, लिखेंगे लेकिन हम इसी पैटर्न में।
जैसा एग्जाम हॉल में लिखना है डे 1 से प्रैक्टिस उसी हिसाब से करेंगे। करोगे इस काम को? होममेड बना लेना, बाजार से सिंपल स्पाइरल ले आना, सिंपल स्पाइरल जिसपे इधर यूपीएससी यूपीएससी, सिंपल स्पाइरल लाना, इधर स्केल रख के लाइन खींच दी, इधर खींच दी, एक दिन में 1 घंटे में आपकी एक कॉपी तैयार हो जाएगी खुद से। इसलिए घबराना नहीं है अपने को, लेकिन लिखना ऐसा ही है, इधर भी लाइन खींची होनी चाहिए, इधर भी लाइन खींची होनी चाहिए। ठीक है, ओके, दो बात हो गई। और आपका कोई डाउट हो कुछ भी, और कुछ डाउट हो, कुछ और डाउट है तो बताइए। हाँ हाँ, काटा पीटी करने पे यूपीएससी पेनल्टी देगा, लेकिन काटा पीटी वाली पोजीशन में आप नहीं रहने वाले, भूल जाओ बच्चा। इधर इतना सीखने के बाद भी काटा पीटी करोगे तो इस क्लास में आने का मतलब क्या है? वो सारी गलतियां तो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, भूल जाओ बच्चा। कुछ कट करना है ना, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे वो लिखने थे, वो भूल गए, कई बार होता है ना यार, वो वाले पॉइंट तो मैं भूल ही गया, वो सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जानी है। उस टाइप का कोई बच्चा आपको उन 1,000 सिलेक्शन वाली भीड़ में लाने के लिए ये कोर्स है, या उन 20,000 या 10,000 बच्चे जो सीधा मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, ये कोर्स आपको उस लेवल तक लेके जाने के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए कोर्स है। इसमें भी आप वो गड़बड़ करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो यहां तो वो गड़बड़ होने वाली है ही नहीं, कभी भी नहीं होगी, निश्चिंत रहो। ठीक है, कलरफुल पेन यूज कर सकते हैं नहीं, या ब्लू ब्लैक, आने वाली क्लासेस में सब डिस्कस करेंगे मन्नत। हाँ, जिसको पीसीएस देना है, कौन सा जीएस स्टार्ट होगा? देखो, हम 3 फैकल्टीज रहेंगे, मैं रहूंगा, चंचल सर रहेंगे, भूपेंद्र सर रहेंगे। मैं जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं उन सबकी आंसर राइटिंग मैं ही कराऊंगा। मैं आपको बता देता हूं, जैसे ज्योग्राफी हुआ, ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हुआ, ये सब मैं ही कराने वाला हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, ये मैं ही कराने वाला हूँ। उसके बाद हमारा पूरा एथिक्स हुआ, ये सब मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, चंचल सर वही पॉलिटी गवर्नेंस और आईआर वाला पार्ट लेंगे, पॉलिटी गवर्नेंस आईआर और हिस्ट्री, ये चंचल सर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भूपेंद्र सर है इकोनॉमी का, सोसाइटी के जो टॉपिक वो पढ़ाते हैं वो लेंगे। तो इस तरीके से हम सब पढ़ाएंगे, अपने सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट्स है वो आपको हर सब्जेक्ट में आपको पढ़ाएंगे। लेकिन पहले 7 दिन इस हफ्ते के मंडे से लेके फ्राइडे और नेक्स्ट वीक का मंडे और ट्यूसडे, ये 7 दिन मैं ही पढ़ाऊंगा। पहले आपको सारे बेसिक पूरे फाउंडेशन हम तैयार करेंगे, उसके बाद हम आंसर लिखने पे आएंगे। हाँ, ये जो बैच है बच्चा, ये मंडे से लेके, ये बैच जो हमारा है ये मंडे से लेके फ्राइडे तक रेगुलर क्लास है, मंडे टू फ्राइडे होगी, मंडे से फ्राइडे। ओके, और माइनस मार्किंग में नहीं जाने देंगे बच्चा, टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, आपको हर क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया जाएगा। जैसे अभी लैंडस्लाइड वाला एक क्वेश्चन था, ये जैसे ये लैंडस्लाइड वाला क्वेश्चन था, इसके इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है, इसके कारण में हमें क्या क्या लिखना है, ये सब क्लास में ही बताया जाएगा कि कारण में प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, ये प्राकृतिक कारण के 4 पॉइंट, मानवीय कारण के ये पॉइंट, फिर इसके प्रभाव बताए जाएंगे, लिख के डिस्कस किए जाएंगे क्लास में ही। और फिर राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति, ये भी आपको बताई जाएगी ये क्या है। उसके बाद आपको तो करना क्या है, जैसे स्कूल में करते ना इमला टाइप, सब कुछ क्लास में हमने ही बताया है, आपको तो बस सिर्फ लिखना है उसको, समझे? और आपको कहते नहीं उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के आपको सिखा रहे हैं हम, फिर आप एक दिन दौड़ना सीख जाओगे। बस ये पूरा कंसेप्ट ये है हमारा। ठीक है, और कुछ? पीवाईक्यू की कोई बुक नहीं मंगानी, हम आपको क्वेश्चंस देंगे, क्लास के अंदर ही क्वेश्चंस देंगे, डोंट वरी। कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे। टाइमिंग क्या रहेगी, है ना? देखो, इस पूरे वीक तो जो टाइमिंग रहेगी बच्चा, सुबह 11 बजे से 12:30, 12:15, 12:30, इस पूरे वीक है ना, दिस वीक है, ये मंडे से फ्राइडे की है। उसके बाद क्योंकि
मैं ही करा रहा हूं। उसके बाद हमारी जो तीनों फैकल्टी रहेंगे, मैं, नवीन सर, चंचल सर और भूपेंद्र सर, हम अपनी अलग अलग टाइमिंग पे इन क्लासेस को लेंगे। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीक का शेड्यूल आपको फ्राइडे तक मिल जाएगा। और कोई डाउट? आज वाईटी पे क्लास मुश्किल लग रहा है ना? आज वाईटी की क्लास मुश्किल लग रहा है? ठीक है, ओके। इस हफ्ते का है बच्चा प्रॉब्लम, नेक्स्ट वीक से ऐसा कोई भी इश्यू नहीं होगा, सिर्फ इस हफ्ते है। और जो मेरा टाइमिंग रहेगा वो नाइट में रहेगा। जो नवीन सर की जो आंसर राइटिंग की क्लास होगी ना, यानी कि मैं नाइट में 9 से 10:30 ये टाइमिंग रहने वाली है मेरी। 9 PM से 10:30 PM ये आंसर राइटिंग का टाइमिंग रहेगा। ठीक है, एंजॉय करो बच्चा इसको, है ना? आई होप आपके लिए एक ऐसा फाउंडेशन हम तैयार कर रहे हैं, ये बहुत पे करेगा। मुख्य परीक्षा में आप बहुत कंफर्टेबल रहने वाले हो। तो आप में से जिसने भी ये कोर्स नहीं लिया, अगर आपको लगता है कि लेना चाहिए, तो आप इस कोर्स को ले सकते हो। हमारी हैप्पी वैली एकेडमी ऐप पे चले जाना और वहाँ पे इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। आपके लिए 16 अगस्त से, जिसको पूरे फाउंडेशन कोर्स में पूरा सिलेबस भी हमारे साथ कंप्लीट करना है, तो वो 16 अगस्त से हमारा बैच शुरू हो चुका है, ये ले सकते हैं। जिन लोगों को, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर हमें सिर्फ एथिक्स पढ़ना है, तो सिर्फ एथिक्स का मॉड्यूल आ चुका है। आप हैप्पी वैली एकेडमी पे चले जाइए, 2999 में आपको ये पूरा एथिक्स का कोर्स मिल जाएगा। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है। तो बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है, वो रिकॉर्डेड मिल जाएगी। और जो बच्चा आज से ज्वाइन करेगा वो लाइव क्लास के अंदर भी शामिल हो सकता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ ये हमारे कुछ मॉड्यूल कोर्सेज हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल 26 अगस्त से शुरू हुआ, एथिक्स का बना दिया मैंने, डिजास्टर मैनेजमेंट का है 499 में, और वर्ल्ड हिस्ट्री का मॉड्यूल है ये आपके पास। ठीक है गाइज, तो कल फिर मिलेंगे सुबह 11 बजे हैप्पी वैली एकेडमी पर। और अच्छे से फुल प्रिपेयर रहना, फुल जोश रखना, और ये यकीन रखना कि जब आप आंसर लिखोगे तो आपकी बराबरी का आंसर कोई नहीं लिखेगा। बाय, टेक केयर।